डे पर हमारी ये खास शो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। हमारे साथ हैं नेहा और अंश। और इस बार क्या होने जा रहा है रेड और ग्रीन फ्लैग में, खास समझते हैं। एंड अगेन वी विल डिसाइड हु विल ईट एंड लीव नो क्रम्स। अब बताइए इस बार नेहा क्या खास है, और एक बार फिर से अब रेड फ्लैग ही बनी और अंश इज ग्रीन फ्लैग। एब्सोल्युटली मैं रेड फ्लैग हूं और कवायद कर रहे हैं अंश इंटरग्लोब एविएशन की। तो मैं चाहूंगी कि अंश आप ही शुरुआत करें, श्री गणेश करें। बिल्कुल, मैं ही शुरुआत करता हूँ। जिस तरह पेंट में, एशियन पेंट वैसे स्काई में जो सबसे बड़ा हीरो है वो है इंडिगो। वाह। यहाँ पे अगर हम मार्केट लीडर की बात करें तो जब भी फ्लाइट की बात आती है इंडिगो का नाम सबसे अच्छा उठ के आता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 62% या इससे भी ज्यादा है। यानी कि जो टॉप हीरो है वो सिर्फ इंडिगो है। अब इतना बड़ा मार्केट शेयर होने के कारण कई सारे फायदे होते हुए दिखते हैं फ्लाइट को, जैसे कि बेटर प्राइसिंग पावर मिलता है, हाई लोड फैक्टर्स मिलते हैं, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी भी रहती है, जिस वजह से ये काफी एक अच्छा ग्रीन फ्लैग के तौर पर नजर आ रहा है। अब अंश, स्वाति कह रहे हैं यहाँ पर कि ये हीरो साबित हुए हैं, किंग साबित हुए हैं जहां तक इंटरग्लोब एविएशन का सवाल है। लेकिन दिसंबर का वो महीना याद करिए जहां पर सबसे बड़ी हेडलाइंस इंटरग्लोब एविएशन की तरफ से निकल कर आई थी, और एक बड़ा विलेन के तौर पर इसे पूरा देश देख रहा था और सारे ट्रैवलर्स देख रहे थे, वो सारी फैमिलीज देख रही थी जिनके परिवारजन या दोस्त, कॉलीग्स उस समय उस फियास्को का हिस्सा बने थे। मैं बात कर रही हूँ अर्ली दिसंबर में जिस तरह की मास कैंसलेशंस हमने अक्रॉस द बोर्ड होते हुए देखी थी। शेड्यूलिंग क्राइसिस था, उससे इनकी रेपुटेशन को, फाइनेंसेस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। आप कितने भी बड़े मार्केट शेयर पे बैठे हों, आप कितने भी बड़े हीरो हों, उस स्पेस में कितनी भी डोमिनेंस हो, लेकिन अगर आप इस तरह से कस्टमर्स को प्रताड़ित करते हैं तो आपको तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। और आप देखिए किस तरह से उसकी रेपुटेशन खराब हुई, और उसी कारण से हमने देखा कि सरकार भी एक्शन में आई और कुछ बड़े स्टेप्स और ऑल्टरनेटिव्स आते हुए दिखाई दिए हैं। अंश, बिल्कुल, इस पॉइंट पे तो मैं भी आर्ग्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वन ऑफ द पीड़ित मैं भी था इस चीज़ का। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंटर्स देखें तो यहाँ पे अगर हम एयरक्राफ्ट देखें तो काफ़ी सारे हैं इंडिगो के पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ 430 से भी ज़्यादा जो है एयरक्राफ्ट ये उड़ाती है, यानी कि काफ़ी लार्ज फ्लीट साइज है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इन्हें जो है कॉस्ट एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इसलिए इंडिगो जो है वर्ल्ड के टॉप कैरियर्स में काउंट होती है और शायद होती भी रहेगी। ओके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि कॉस्ट काफी हाई है और मार्जिन प्रेशर है। अब कॉस्ट में देखिए, जब आप फ्यूल की बात करते हैं, एटीएफ की बात करते हैं, यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये इनकी जो टोटल कॉस्टिंग होती है उसका ऑलमोस्ट 35 से 40% होता है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 2 महीनों में एटीएफ की कीमतें थोड़ी सस्ती हो रही हैं, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में इनफैक्ट 4 महीने हमने इसकी कीमतों में बढ़ोतरी आते हुए देखी है। इनफैक्ट क्रू कॉस्ट भी आप देखिए, इसे भी मैनेज करना कोई बहुत आसान बात नहीं है। ये आगे जाते हुए इंक्लूडिंग आपका रुपया जो कमजोर हो रहा है, फॉरेक्स का भी प्रेशर है जो इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आके कंपनी पे प्रेशर डालने का ही काम करती है, और ये फिलहाल इंटरग्लोब एविएशन के लिए अंश सबसे बड़ा नेगेटिव है। बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन अब क्या करें, कंपनी के जो है इतने सारे वाइड नेटवर्क है, अगर हम इनकी पहुंच देखें वो भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले डोमेस्टिक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 95 से भी ज़्यादा शहरों में ये शामिल है। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे भी 45 कंट्री से ज़्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में ये शामिल है, जिसके चलते इन्हें जो है काफ़ी अच्छा कैश फ्लो आता हुआ दिखता है। डोमेस्टिकली ही बात करें तो डोमेस्टिक की जो भी फ्लाइट चलती है वहां से इन्हें काफी अच्छा एक स्टेडी कैश फ्लो आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसके चलते जो है इनका रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। चलिए, आप यहाँ पर फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप मत भूलिएगा कि हाल फिलहाल में फरवरी के महीने में ही जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इन पर एक बड़ी प्रोब, एक विस्तार रूप से एक जांच की है, और उसमें उन्होंने ये पाया है कि कहीं ना कहीं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस मार्केट शेयर की यहाँ पर अंश बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी लीडरशिप का, अपनी डोमिनेंस का गलत फायदा उठाया है। और जिस तरह की मैस कैंसलेशंस देखी थी, कहा कि एक सोची समझी साजिश रही है ताकि कीमतों को यहां पर हाइक किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है जो ये रेगुलेटरी स्क्रूटनी जारी है, एंटी ट्रस्ट प्रोब इनिशिएट किया है, ये अपने आप में कंपनी के लिए, इंटरग्लोब के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। बिल्कुल सही है जो भी आपने कहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनके हिसाब से देखें तो ओवरऑल हम देखें तो काफी अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आया। लॉन्ग टर्म में देखें तो बैक टू बैक जो है रिटर्न काफी अच्छे बढ़ते हुए नजर आए। पिछले 3-4 साल का ही रिटर्न देखें तो यहाँ पे जो है काफी एक बड़ी बढ़त आती हुई दिखी है, जो कि मेन यहाँ पे फोकस पॉइंट है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोई भी शेयर में। तो
देखिए, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर फायदा क्या? अगर आपने लॉन्ग टर्म में बैठकर 1 साल में आपने जितना रिटर्न कमाया वो आपने महीने भर में 2 महीने में गवा दिया। कहाँ 5900 के ऊपर का लेवल हुआ करता था इंटरग्लोब एविएशन का, और ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, ये नवंबर एंड और दिसंबर फर्स्ट वीक की बात करी, और अब 4900 के करीब 1000 रुपए का क्रैक ऑलरेडी इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिला है। तो आप खुद ही सोचिए ना यहाँ पर, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने यहां पर, और बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने यहां पर अच्छे खासे कट्स दिए हैं। फॉर दैट मैटर मैं आपके सामने ही कुछ एग्जांपल्स रख देती हूं। हमने देखा कि यहां पर जेफरीज की तरफ से ही 4600 जैसे टारगेट्स निकल कर आए हैं, मतलब यहां से और भी ज्यादा गिरावट के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, ब्रोकरेजेस हैं, उनका खुद का भरोसा नहीं है इंटरग्लोब में। देखिए, भरोसे की बात तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हम इनके एक्सपांशन प्लान की बात करें तो इनका एक्सपांशन प्लान 2030 तक है कि 400 डेली इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ये एम्बिशन रखते हैं। यानी कि आने वाले वक्त में अगर इतने सारे फ्लाइट बढ़ते हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और आपको याद दिला दूं, पिछली बार जो अपने पेंट में बताया था, जिसके बारे में, जो बैंक के बारे में बताया था, उनका ही मैं रेटिंग बताता हूँ, जो है मॉर्गन स्टैनले। अब इन्होंने जो है रेटिंग दी है ओवरवेट की, और टारगेट प्राइस रखा है 6498 का। यानी कि करंट मार्केट प्राइस से वापस से अगर हम चेक करें तो जो हमारा टारगेट बन रहा है, मेरा टारगेट बन रहा है, वो काफी ज्यादा ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से। लेकिन आइए एक और फैक्टर मैं सामने रखना चाहूंगी, वो है सिक्लिकल इंडस्ट्री का रिस्क। अब आप देखिए कि एयरलाइन इंडस्ट्री है ना, वो इनहेरेंटली काफी सिक्लिकल है। डिमांड स्विंग्स यहाँ पर लगातार बने रहते हैं, रेगुलेटरी चेंजेस भी होते हैं, करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। करेंसी कमजोर होती है, मजबूत होती है, ये करेंसी वोलेटिलिटी का रिस्क हमेशा यहाँ पर बना रहता है। तो ये सारे जो रिस्क है वो इसे एक बहुत ही रिस्की प्ले बना देते हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये हमने रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग इंटरग्लोब एविएशन के कॉन्टेक्स्ट में समझा। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि नेहा का पलड़ा थोड़ा भारी यहाँ पर नजर आया हमें आज, स्पेशली इस वाले शेयर पर। लेकिन आपको क्या लगता है व्यूअर्स, इज इंटरग्लोब एविएशन रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? हमें जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच अंश और नेहा, ये बढ़िया रिसर्च हम सबके सामने रखने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।